नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से परीक्षा एकेडमी में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए यह आवश्यक है कि हम क्या करें, टेस्ट सीरीज अवश्य सॉल्व करें। तो इसी क्रम में हम आज FLT 10 सॉल्व करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, चंदेल वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में चंदेल वंश ने शासन किया है। यह शासन किस स्थान पर रहा है? कारुष क्षेत्र में, त्रिपुरा क्षेत्र में, महोबा क्षेत्र में या फिर महिष्मती क्षेत्र में? तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही होगा कि महोबा क्षेत्र में चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा शासन किया गया था। और आपको यह भी पता होगा कि चंदेल वंश के शासकों ने ही प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया है। ठीक, और यह निर्माण करवाया था 1950 से 1050 ईस्वी के मध्य। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी दुर्गावती को अकबर द्वारा किस वर्ष पराजित किया गया था? रानी दुर्गावती का युद्ध हुआ था अकबर से, तो रानी दुर्गावती को अकबर ने परास्त कर दिया था, पराजित कर दिया था। वह किस सन में पराजित किया था? यह क्या था? 1564 में भयंकर युद्ध हुआ था मुगल बादशाह अकबर और गोंडवाना की जो रानी थी दुर्गावती, उनके मध्य 1564 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिम्मत खां व बहादुर खां किसके अंगरक्षक थे? देखिए, दो बड़े ही अंगरक्षक या फिर हम कहें कि बॉडीगार्ड्स थे। किसके बॉडीगार्ड थे? शहादत खां के, तात्या टोपे, ठाकुर दौलत सिंह या फिर कुंवर चैन सिंह? इनमें से पता होगा, कुंवर चैन सिंह के ही दो अंगरक्षक थे, जिनका नाम था हिम्मत खां तथा दूसरे का नाम था बहादुर खां। और इनकी जो समाधि है, यह एक समाधि कहाँ बनी हुई है? यह समाधि युद्ध के दौरान की शहादत हुई थी सीहोर के दशहरा मैदान में, और यहीं पर उनकी क्या बनाई गई है? समाधि बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलमा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? देखिए, बलमा नृत्य जो किया जाता है, यह किया जाता है बेगा, गोंड, भील या फिर कोरकू। किसके द्वारा? ऑप्शन ए, बेगा जनजाति के द्वारा। काफी प्रसिद्ध नृत्य है ये बेगा जनजाति का, और उनके द्वारा ही किया जाता है। और इस नृत्य की जो विषय वस्तु होती है वह होती है प्रेम प्रसंग, यानी कि किसी भी प्रेम प्रसंग पर आधारित यह नृत्य होता है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में दतिया में स्थित पीताम्बरा पीठ किस देवी को समर्पित है? दतिया जिले में पीताम्बरा पीठ मठ है या फिर मंदिर है, तो यह मंदिर किस देवी को समर्पित है? यह पीठ किस देवी को समर्पित है? लक्ष्मी, पार्वती, काली या फिर दुर्गा? ऑप्शन नंबर बी, पार्वती को समर्पित है। दतिया में, मध्य प्रदेश के दतिया में जो पीताम्बरा पीठ है वह देवी पार्वती को समर्पित है। और जो बगुलामुखी 10 विधाओं में से 8वीं विधा महाविधा है, माता बगुलामुखी जो है ये पार्वती का ही एक रूप है, और उनकी 10 विधाओं में से 8वीं जो विधा है वह पीताम्बरा विधा है। ठीक है। और भगवती पार्वती का यह क्या है? सबसे उग्र रूप है। कौन सा? पीताम्बरा उग्र रूप है ना, सबसे क्रोधित रूप कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपे गायन किस अंचल में गाया जाता है? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड? तो भोपे गायन जो है ये मालवा अंचल में गाया जाता है। और भोपा राजस्थान में लोक देवताओं का गान करने वाला एक क्या है? समुदाय है, एक जाति है। और भोपा शब्द पुरुषों के लिए तथा भोपी जो है वह स्त्री या फिर महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा कि भोपे गायन, मालवा क्षेत्र जो है वह राजस्थान से लगा हुआ है और यहीं पर भोपा गायन प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कुछ युग्म हैं और इन युग्मों में से सुमेलित नहीं, यानी कि गलत युग्म को हमें पहचानना है। महल दिए हुए हैं, हवा महल कहाँ है ये? चंदेरी में, या गुजरी महल ग्वालियर में, सतखंडा महल दतिया में या फिर नौखंडा महल मांडू में? देखिए, यहाँ पे हवा महल चंदेरी में है, बिल्कुल सही है। गुजरी महल ग्वालियर में है, मृगनैनी के लिए बनाया था मानसिंह तोमर ने। सतखंडा महल दतिया में है, और नौखंडा जो महल है यह मांडू में स्थित नहीं है। नौखंडा महल कहाँ है फिर? नौखंडा महल, सतखंडा महल तो आपने कह दिया दतिया में है, जबकि नौखंडा जो महल है यह अशोकनगर के चंदेरी में है। और जिसका निर्माण किसने करवाया था?
राजा कीर्तिपाल के द्वारा निर्मित किया गया था नौखंडा महल। यहाँ पर खूनी दरवाजा भी है चंदेरी में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिम्मत बहादुर विरुदावली, यानी कि हिम्मत बहादुर विरुदावली का अर्थ होता है प्रशंसा में लिखी गई रचना। किस साहित्यकार के द्वारा लिखी गई एक प्रशस्ति काव्य है? केशवदास, जटाशंकर, पद्माकर भट्ट, गजानन माधव, मुक्ति बोध, किसके द्वारा लिखी गई है? हिम्मत बहादुर विरुदावली। देखिए, जो हिम्मत बहादुर विरुदावली है सभी को पता होगा कि पद्माकर भट्ट के द्वारा लिखी गई यह रचना है, और उन्होंने हिम्मत बहादुर के क्या काम किए हैं यहाँ पे इस रचना में? उनकी प्रशंसा की है, यानी कि उनके द्वारा किए गए कार्य या फिर युद्धों का इसमें काफी अच्छे तरीके से प्रशंसात्मक रूप से वर्णन किया है। नेक्स्ट है कि हीरामन बाबा का मेला कहाँ लगता है? काफी प्रसिद्ध मेला है यह, हीरामन बाबा या फिर हीरा भूमिया का मेला भी हम इसको कहते हैं, और यह लगता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। कब लगता है ये? अगस्त और सितंबर माह में इसको आयोजित किया जाता है हीरामन बाबा के मेला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृतक संस्कार में सिडोली प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? मृतक संस्कार से संबंधित होती है सिडोली प्रथा, और इसका प्रचलन मध्य प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है उन जनजातियों में से कौन सी जनजाति से संबंधित प्रथा है सिडोली प्रथा? गोंड, भील, बेगा या फिर कोरकू? ऑप्शन डी, कोरकू जनजाति के द्वारा सिडोली प्रथा का पालन किया जाता है। और सिडोली प्रथा में क्या होता है, मृतक जो व्यक्ति होता है या मृतक शव होता है उसको दफनाकर समाधि के ऊपर एक लकड़ी का क्या काम करते हैं, एक स्तंभ स्थापित कर दिया जाता है, यानी कि समाधि के ऊपर एक लकड़ी का स्तंभ लगाया जाता है, खंभा लगा दिया जाता है, और इसी प्रथा को क्या नाम दिया गया है? सिडोली प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? मध्य प्रदेश के कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां लाल और पीली मिट्टी प्रचुरता में पाई जाती है? बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड या फिर नर्मदा सोन घाटी? बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड। देखिए, लाल पीली मिट्टी यह सामान्य रूप से जो है चावल की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी है, और हमारा बघेलखंड जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन करता है चावल का। तो ऑप्शन सी सही होगा कि बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसमें साथ ही साथ क्या है, बघेलखंड के साथ ही बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला, इस क्षेत्र में भी लाल पीली मिट्टी प्रचुरता से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि 5वीं सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए, बेतवा नदी मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे लंबी नदी है, और इसकी कुल लंबाई जो है वह कितने किलोमीटर है? 380 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से उद्गमित होती है? तो रायसेन के कुमरा नामक गांव से यह उद्गम होता है इसका, और यमुना नदी की सहायक नदी है, यानी कि यमुना नदी में हमीरपुर उत्तर प्रदेश में बाईं तरफ से जाकर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा, द्वितीय स्थान पर है चंबल, और तीसरे स्थान पर सोन, और चौथे स्थान पर है ताप्ती, और 5वें स्थान पर कौन सी नदी है? बेतवा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी घाटी परियोजना को रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी घाटी परियोजना को रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है? हलाली परियोजना, बरगीर, बावनथड़ी या फिर राजघाट परियोजना? कौन सी ऐसी परियोजना है? देखिए, जो बरगी परियोजना है, यह बरगी परियोजना कहाँ है? जबलपुर के निकट बिजोरा गांव में नर्मदा की सहायक नदी है। कौन सी? बरगी। इसी पर स्थापना की गई है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रालय द्वारा महासीर को राज्य मछली का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया है? यानी कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन है? तो वह है महाशीर, और राज्य के द्वारा इसे वर्ष 2011 में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के कौन से रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है? अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आगमन हुआ था, और उसी समय रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम बदलकर किस रेलवे स्टेशन का किया गया है?
सभी को पता होगा, ऑप्शन ए सही है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? रानी कमलापति। अच्छा, रानी कमलापति कौन थी? आपको पता होना चाहिए। रानी कमलापति गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह की पत्नी थी ये, ठीक। और इनका जो 16वीं सदी में भोपाल पर क्या था? शासन था। गोंड वंश की थी रानी कमलापति। अच्छा, कमलावती नहीं है ये, कमलापति नाम है इनका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है? असुमेलित युग्म का हमें चयन करना है। यहाँ पर एक तरफ दिए हुए हैं हमें खनिज और दूसरी तरफ उनके प्राप्ति स्थान की लिस्ट दी हुई है, तो हमें इनमें से असुमेलित जो है कथन उसको चुनना है, ठीक। यानी गलत रूप से एस्बेस्टॉस का जो उत्पादन है यह कहाँ से किया जाता है? तो यह उत्पादन झाबुआ से किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। टंगस्टन जो है हमारे विद्युत बल्बों में इस्तेमाल होता है फिलामेंट बनाने में। आगरगांव होशंगाबाद के निकट है, या जिसका वर्तमान में नाम अभी होशंगाबाद जिले का क्या कर दिया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। चूना पत्थर यह पाया जाता है ग्वालियर में नहीं पाया जाता। चूना पत्थर जबलपुर में पाया जाता है, कटनी, सतना और उत्तर पूर्वी कुछ जिले हैं वहाँ पर चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। और तांबा मलाज खंड बालाघाट में है, बिल्कुल पाया जाता है। हाँ, ग्वालियर में जो खनिज है वह पाई जाती है, एक तो हमारा रंगीन संगमरमर वह पाया जाता है ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की जो स्थापना की गई थी यह इंदौर में की गई थी वर्ष 1970, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जबलपुर ताप विद्युत गृह को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधीन कब किया गया था? मध्य प्रदेश में जो विद्युत मंडल के अधीन एकमात्र जबलपुर ताप विद्युत गृह है, तो इसे कब अधीन किया गया था मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के? ऑप्शन डी सही होगा, 1974 में इसे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को सुपर्द कर दिया गया था, ठीक है, उसे सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में 2 कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं जिनके उप कोयला क्षेत्र बहुत सारे हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो कोयला क्षेत्र है, मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला उमरिया कोयला क्षेत्र, यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, जो कि लगभग इसका वर्ग किलोमीटर में हम क्षेत्रफल की बात करें तो 15 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को जलवायु की दृष्टि से ये विभाजन उन्होंने किया है कृषि विभाग द्वारा, तो 5 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोन्याक जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? कोन्याक जनजाति की जो प्राप्ति है यह है हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो क्षेत्र है वहाँ के राज्य कौन कौन हो गए? नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गए, मेघालय हो गए, मिजोरम हो गए, आदि जो राज्य हैं नॉर्थ 7 सिस्टर्स, उनमें कोन्याक जनजाति निवास करती है, ठीक है। और जबकि एक यहाँ पे कोन्याक लिखा हुआ है, लेकिन कभी यदि प्रश्न में इस प्रकार से बन जाए कि कोन्यान लिखा हो, क्या यहाँ पे का है और वहाँ पे कोन्यान, तो कोन्यान जो जनजाति है यह निवास करती है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में, यानी कि ठंडे प्रदेश में रहने वाली जनजाति कौन सी है? वह है कोन्यान। यहाँ पे कोन्याक पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित बांधों में से संबंधित निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित बांधों में से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ हमें बांध दिए हुए, दूसरी तरफ नदी दी हुई है, ठीक है। तो करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है, बिल्कुल ठीक है, करीबा बांध जो है वह जाम्बेजी नदी पर है, लेकिन केंजी बांध ऑरेंज नदी पर नहीं है। तो हमें यहीं पर ऑप्शन नंबर बी ही आंसर मिल गया है। तो केंजी बांध जो है ये नाइजर नदी पर है, ना कि ऑरेंज नदी पर। आसवान बांध नील नदी पर है और इंगा बांध जो है यह जायरे नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड, कानपुर, हैदराबाद या फिर पुणे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कासरगोड में केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान की क्या स्थापना की गई है? कब की गई है स्थापना? तो यह स्थापना की गई है वर्ष 1970 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेट्राइट ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्राइट किस लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये डेट्राइट कहाँ स्थित है? ब्रिटेन, यूएसए, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, डेट्राइट जो है यह एक नगर है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन प्रांत में अवस्थित है। और इसे रेनेसॉ सिटी, डी टाउन या फिर रॉक सिटी या फिर टाइगर टाउन के नाम से भी हम जानते हैं किसे? डेट्राइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो बारामूला कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? बारामूला से प्रारंभ होकर लेह तक जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 534 किलोमीटर है। बताना है कि उसका नाम क्या है। बारामूला से होकर कहाँ जा रहा है? लेह लद्दाख तक जा रहा है। तो वह हमारा NH हाईवे, नवीन नामकरण जो हुए हैं हाईवे के, उनके अनुसार NH1 नेशनल हाईवे नंबर 1 बारामूला से लेकर के लेह तक जाता है। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों में स्थित है यह NH1। नेक्स्ट है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के तहत किस में निहित है? राज्यपाल में निहित है। यह एक फैक्ट हमें यही मिल गया प्रश्न में कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में निहित होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कार्यपालिका के जितने भी कार्य किए जाएंगे वह किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। तो यहाँ पर किस अनुच्छेद के तहत शक्ति प्रदान की गई है राज्यपाल को कार्यपालिका की? 152, 154, 155 या फिर 157? ऑप्शन नंबर बी 154 के तहत राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, जबकि अनुच्छेद 152 में आपको पता होगा कि राज्य की परिभाषा दी हुई है और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कमेंट करके आंसर करिए। और अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं या फिर योग्यताओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा? क्या है? कौन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को हम क्या बना सकते हैं? राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। तो कौन नियुक्त करता है राज्य का महाधिवक्ता? ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और ऐसे ही प्रमुख पदों की जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने वर्ष 1978 में अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसको समाप्त करके द्विस्तरीय यानी कि 2 स्तर की प्रणाली को अपनाया जाए? यानी कि अभी वर्तमान में जो है वह त्रिस्तरीय प्रणाली है और इसको समाप्त करने के जो सुझाव दिया था 1978 में वह किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति? देखिए, यहाँ पर आंसर आपका है बी, अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है इसको विघटित करके 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कर दिया जाए। तो त्रिस्तरीय, अब मुझे यह बताइए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? चलिए मैं आंसर बता देता हूं। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की क्या की गई थी? सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम सभाओं का गठन किया जाता है? विकेंद्रीकरण की एक उन्नत पद सोपान है ग्राम सभाएं और इनका गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? गांधी जी के सपने को साकार किया जाता है अनुच्छेद 243A के तहत। ठीक है, जबकि 243 के तहत पंचायतों के लिए निर्वाचन का प्रावधान है और 243I में पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग का प्रावधान है और ई का जो है
243 में पंचायतों की जो अवधि है कितनी रहेगी एक चुनाव के बाद, उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपको मध्य प्रदेश के राज्यपालों की सूची कार्यकाल के साथ में याद होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। भगवत दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, कृष्ण मोहन सेठ भी रहे हैं, राम प्रकाश गुप्ता भी रहे हैं। तो यहाँ पे भगवत मंडलोई राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो भगवत मंडलोई मध्य प्रदेश के क्या थे, एक मुख्यमंत्री थे। ठीक है। और कृष्ण मोहन सेठ पे यदि कंफ्यूजन होता हो तो कृष्ण मोहन सेठ 2004 में कार्यकारी यानी कि कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया गया किंतु वह पास नहीं हो सका। देखिए यहाँ पर 4 हमें लोकसभा अध्यक्षों के नाम दिए गए हैं। इनमें से एक को हटाने के लिए क्या आया था, लोकसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वह प्रस्ताव कैसा हो गया था, पास नहीं हो सका था, बहुमत प्राप्त नहीं कर सका था। तो कौन सा ऐसा लोकसभा अध्यक्ष था, क्या हुकुम सिंह, क्या रवि राय, या फिर क्या P.A. संगमा, या फिर सोमनाथ चटर्जी, कौन थे। ऑप्शन ए हुकुम सिंह। इन्हीं के खिलाफ लोकसभा में इनको हटाने का प्रस्ताव लाया गया था। अच्छा, अभी तक इतिहास में 3 ही ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं जिनके विरुद्ध उनको हटाने के लिए लोकसभा प्रस्ताव लेकर आया गया था। कौन कौन से हैं, एक तो हो गए आपके हुकुम सिंह, दूसरे बलराम जाखड़ और तीसरे हो गए G.V. मावलंकर। लेकिन मजे की बात यह है कि एक भी लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध यह प्रस्ताव उनको अपने पद से हटाने का पारित नहीं हो सका था। ठीक। नेक्स्ट है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब की गई थी। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना यानी कि हमारी स्थापना है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी। क्या 1 जुलाई 1986 को, या 12 अगस्त 1942, या फिर 12 जुलाई 1982 या फिर 1 जनवरी 1982। क्या है इसका आंसर। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की जो स्थापना है उसकी स्थापना सभी को पता होगी कि 12 जुलाई सन 1982 को स्थापित हुई थी, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना 2006 में हुई। तो यह स्थापना 2006 में की गई, लेकिन इसकी कहाँ की गई थी स्थापना, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली या फिर बंगलुरु। कहाँ स्थापित किया गया था राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की जो स्थापना की गई थी यह 2006 में, ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किस सूचकांक पर मापी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किस सूचकांक पर मापी जाती है। निर्वाह सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सकल देशी उत्पाद और थोक मूल्य सूचकांक। यहाँ पर इस प्रश्न के 2 उत्तर हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को वर्ष 2014 से जोड़ा गया है। ठीक है, इसके पहले एकमात्र थोक मूल्य सूचकांक पर ही मुद्रास्फीति की दर जो है भारत में मापी जाती थी, लेकिन वर्ष 2014 के बाद से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक दोनों से ही भारत में मुद्रास्फीति की क्या की जाती है, जांच की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है, यानी कि जहां आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है देशों को, वहां उदार ऋण की खिड़की किसे कहते हैं। IBRD, IDA, IFC या फिर मिगा, MIGA। IDA, ऑप्शन नंबर बी, IDA को हम उदार ऋण की खिड़की के नाम से जाते हैं और यह स्थापित हुआ था 20 सितंबर सन 1960 को और यह विश्व बैंक का ही एक भाग है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, किसकी बात की जा रही है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की शुरुआत कब की गई थी।
2013, 14, 15 या फिर 16? तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत की गई थी 1 मई सन 2013, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर कोलकाता? देखिए, जो इंदिरा गांधी परमाणु संस्थान है इसकी स्थापना की गई है कलपक्कम में, और कलपक्कम कहाँ है? यह है तमिलनाडु में। वर्ष 1971 में स्थापित हुआ था इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर सी सही है। मल्लिका आम की एक किस्म है। मल्लिका क्या है? आम की एक किस्म है, और यह आम की किस्म दो आमों की प्रजाति को संकर यानी कि क्रॉस ब्रीड करके तैयार की गई है। वह दो क्रॉस ब्रीड प्रजाति कौन कौन सी है जिनको मिलाकर के मल्लिका आम प्राप्त किया गया है? क्या नीलम और अल्फांसो, बादाम, तोतापुरी, नीलम और दशहरी या फिर रत्ना और दशहरी? ऑप्शन सी, नीलम और दशहरी को मिलाकर के मल्लिका आम की जो प्रजाति है उसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बीज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय बीज अधिनियम कब पारित हुआ था? 1963, 66, 73 या फिर 86? तो भारतीय बीज अधिनियम जो है यह 1966, ऑप्शन नंबर बी, 1966 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का में व्हाइट वड रोग, मक्का में एक प्रकार का रोग आ जाता है व्हाइट वड रोग, यह रोग किस तत्व की कमी से होता है? बताइए। देखिए, मक्का में जो रोग आता है व्हाइट बर्ड, यह जिंक की कमी से होता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा भाषा की कविता के क्षेत्र में, यानी कि मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा भारतीय भाषा की कविता के क्षेत्र में उत्कृष्ट रचना हेतु यानी कि अच्छी रचना हेतु राष्ट्रीय कबीर सम्मान की स्थापना की गई, जिसकी राशि कितनी है? यानी कि कबीर सम्मान किस में दिया जाता है? भारतीय भाषा की कविता के क्षेत्र में, और इसकी राशि कितनी है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 3 लाख? ऑप्शन नंबर सी सही है कि वर्ष 1986 में स्थापित कबीर सम्मान की जो राशि है वह कितनी है? 3 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो राशि है यह वर्तमान में कितनी कर दी गई है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा स्थापित है, और इसकी जो राशि है यह राशि है 11 लाख रुपए। और यह पुरस्कार क्यों प्रदान किया जाता है? तो यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के लिए, और साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा के लिए। यानी कि हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? 12 भाषा हो गई, और अंग्रेजी मिलाकर के 23 भाषा। तो भारतीय ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है कुल कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है कुल 23 भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई कितनी होती है? जो टेबल टेनिस खेला जाता है इसमें टेबल की जो लंबाई होती है कितने मीटर की होती है? यह लंबाई जो है 2.74, ऑप्शन सी मीटर होती है। और साथ ही साथ जब लंबाई की बात हो रही है तो वह मीटर कितनी चौड़ाई होती है उस टेबल की? तो वह चौड़ाई होती है 1.52 मीटर। लंबाई की बात करें तो 2.74 और चौड़ाई होती है 1.52। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता यानी कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी निम्न में से कितने मेगावाट की है? जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है यह कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन कर सकती है अभी वर्तमान में? तो यह क्षमता भी 16 दिसंबर 2021 के अनुसार 6780, ऑप्शन नंबर ए, मेगावाट क्षमता हमारी परमाणु ऊर्जा की है अभी वर्तमान में। ठीक है, और इसे वर्ष 2031 तक जो लक्ष्य है कि वर्ष 2031 तक हम इसे 22,480 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान
नगदग पेल जी खोरलो, सम्मान का नाम भी बड़ा विचित्र है, क्या है? नगदग पेल जी खोरलो से सम्मानित किया गया है किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? क्या नेपाल, चीन, जापान या फिर भूटान? जिस प्रकार से इसका नाम है नगदग पेलजी खोरलो, तो ऑप्शन डी सही होगा, भूटान। भूटान के द्वारा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शूटर को 2021 पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान प्रदान किया गया है? कौन है वह महिला जिसे सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय शूटर अवनी लखेरा। कौन है? अवनी लखेरा का संबंध किस खेल क्षेत्र से है? वह शूटर हैं। को टोक्यो खेलों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीतने के लिए 2021 में पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जो है प्रदान किया गया। इन्होंने क्या किया था? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। ठीक, साथ ही साथ स्वर्ण पदक तो जीता ही था। भारत, ईरान और किस देश ने 14 दिसंबर 2021 को चाबहार, कौन सा बंदरगाह की बात की जा रही है? चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत कही? भारत और ईरान और किस देश ने, यानी कि भारत और ईरान के संयुक्त बंदरगाह तो है ही है चाबहार, इसमें एक और देश जुड़ा है 14 दिसंबर 2021 को। वह देश कौन सा है? तो भारत, ईरान और ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान ने 14 दिसंबर 2021 को चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर क्या की है? बातचीत की है। नेक्स्ट है कि कोबाल और फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया है? कोबाल और फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो यह विकास किया गया था अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन कंपनी, कौन सी? IBM, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा कोबाल और फोर्ट्रॉन भाषा का विकास किया गया था। अच्छा, कोबाल का फुल फॉर्म क्या है? आपको कमेंट करके मुझे आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे अत्याधुनिक ह्यूमैनॉइड रोबोट कौन सा है? दुनिया का सबसे अत्याधुनिक ह्यूमैनॉइड रोबोट इनमें से कौन सा है? अधिकांश सोफिया नाम देखते से ही उस पर क्लिक मत कर देना। सोफिया वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में उससे भी अत्याधुनिक रोबोट का निर्माण हो चुका है जिसका नाम क्या है? अमेका है। और अमेका रोबोट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? या ब्रिटेन देश के द्वारा दिसंबर 2021 में निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में NEP का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो NEP का जो पूर्ण रूप है वह है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEP का शॉर्ट, NEP का फुल फॉर्म है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में तमिजकम, क्या शब्द है यहाँ पे? तमिजकम से क्या तात्पर्य है? अभी वर्तमान में MPPSC में इस प्रकार के शब्दों का पूछने का ट्रेंड बढ़ा है। इस बार 2020 में जो MPPSC प्री हुई थी उसमें शब्द पूछा गया था पनही का अर्थ क्या है? इतिहास में पनही का अर्थ क्या है? तो पनही का जो अर्थ है था वह था जूते से अर्थ था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि तमिजकम से क्या तात्पर्य है? यह महापाषाण संरचनाओं का दूसरा नाम है, या फिर यह उत्तर से दक्षिण तक प्रवासी जनजातियों के नाम है, या फिर भारत और बाहरी दुनिया के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क का नाम था, या फिर प्राचीन तमिल देश जिसमें वर्तमान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्से शामिल थे उसे तमिजकम कहा जाता था। तो क्या आंसर है? तो आंसर नंबर डी सही है। प्राचीन तमिल देश जिसमें वर्तमान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के जो कुछ हिस्से शामिल हैं उन्हें हम क्या कहते थे? तमिजकम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद रियासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और विचार करने के साथ ही साथ हमें सत्य कथनों का क्या करना है? चुनाव करना है। नंबर 1, जब भारत को आज़ादी मिली तो हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी।
नंबर 2, ऑपरेशन पोलो फोर्स ने हैदराबाद को भारत में पहुंचा दिया या फिर भारत में मिला दिया था। तो बिल्कुल सही है, जब हमें आज़ादी मिली थी तो हैदराबाद उस समय भारत की सबसे बड़ी रियासत थी और ऑपरेशन पोलो सेना के द्वारा चलाकर यहाँ पर भारत में उसे क्या कर लिया गया था, सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक, और यह ऑपरेशन जो फोर्स पोलो है, यह फोर्स के द्वारा यानी कि सेना के द्वारा चलाया गया था। तो कब चलाया गया था? यह चलाया गया था जून 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा भारत का आर्थिक इतिहास लिखा गया था? भारत का आर्थिक इतिहास की बात की जा रही है, यानी कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सभी को पता होगा, काफ़ी चिर परिचित यानी कि फेमस जो है वह क्वेश्चन है कि भारत का आर्थिक इतिहास लिखा गया था आर.सी. दत्त के द्वारा। आर.सी. दत्त के द्वारा भारत का आर्थिक इतिहास लिखा गया था और इसमें उन्होंने जो उपनिवेशिक काल थे उसमें जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे उस समय कृषि की जो बेहाल स्थिति थी, उच्च राजस्व दर यानी कि जो टैक्स दर थी वो किस प्रकार से बहुत अत्यधिक थी, औद्योगिकरण हमारे यहाँ विकसित रूप में नहीं था और अकाल क्या होते थे, लगातार बार बार आते रहते थे। तो उनका वर्णन किया है आर.सी. दत्त ने भारत के आर्थिक इतिहास में। नेक्स्ट है कि चोल साम्राज्य के साहित्य में तिरुमुरई, क्या नाम है यहाँ पे, तिरुमुरई नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किससे संबंधित है? चोल साम्राज्य के साहित्य में तिरुमुरई एक ग्रंथ है और यह संबंधित है शैव संतों के लेखन से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। क्या विचार करना है? कि क्षेत्रीय साम्राज्य हैं और उन क्षेत्रीय साम्राज्यों के संस्थापक कौन हैं? तो जो हैदराबाद की स्थापना है, यह हैदराबाद की स्थापना की गई थी बुरहान उन मुल्क के द्वारा। तो यहाँ पर हमें क्या असुमेलित युग्म का चयन करना है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है और ऊपर दी गए युग्मों में से हमें असुमेलित युग्म की तलाश करना है या फिर उन्हें पहचानना है। तो हैदराबाद की स्थापना बुरहान उन मुल्क के द्वारा नहीं की गई थी, यह स्थापना 1591 में की गई थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। तो ऑप्शन 1 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अवध की स्थापना निज़ाम उल मुल्क के द्वारा नहीं की गई थी, अवध की स्थापना की गई थी सआदत खां के द्वारा। और बंगाल की जो स्थापना है यह की गई थी मुर्शिद कुली खान के द्वारा। ठीक है, तो केवल और केवल तीसरे नंबर का जो युग्म है यह सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक समय के दौरान भारत आने वाले यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? फाहियान ने गुप्त काल में भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया था। इत्सिंग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। दोनों ही कथन पूर्ण रूप से क्या हैं, सत्य हैं। फाहियान गुप्त काल में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और इत्सिंग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरट्टा, क्या नाम है, मेहरट्टा नामक प्रसिद्ध पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? मेहरट्टा नामक जो प्रसिद्ध पत्रिका है, यह पत्रिका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मेहरट्टा नामक पत्रिका प्रकाशित की गई थी। तो मेहरट्टा किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इनके द्वारा एक और पत्रिका है, कौन सी है वह केसरी, जो कि मराठी भाषा में प्रकाशित की गई थी। और मेहरट्टा की जो भाषा है यह भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के बारे में हमें कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चुनाव करना है। यह सचिंद्र नाथ सन्याल और सहयोगियों द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। सेकंड ऑप्शन क्या है? इसका उद्देश्य एक संगठित और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह एक संघीय राज्य स्थापित करना इसका क्या था?
उद्देश्य था। तो दोनों ही HRA के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। ठीक है, एक तो सचिन सन्याल और सहयोगियों के द्वारा क्या है इसकी स्थापना की गई थी, HRA की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था संघीय राज्य की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर किस नदी के या फिर कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है। आपको एक नदी तो पता ही होगी कि नर्मदा नदी, और एक और नदी है, वह नदी कौन सी है, वह नदी है कावेरी नदी। तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए बेसिकली क्या है, यह कावेरी और नर्मदा नदी नर्मदा से ही ओमकारेश्वर में निकल करके एक धारा बही है और वापस जब पुनः नर्मदा नदी में मिल जाती है तो उस नदी को नाम दिया गया है हमने कावेरी। तो यहाँ पर दो भाग हो जाते हैं, दो धाराएं बट जाती है नर्मदा नदी की और वापस पुनः दोनों धाराएं मिलकर के नर्मदा नदी बना लेती हैं, और इस नदी को हमने नाम दिया है, या फिर नर्मदा नदी से जो अलग धारा निकली थी उसे हम किस नाम से जानते हैं, कावेरी नदी से। और दोनों के ही संगम पर स्थित है ओमकारेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के तहत किस बांध का निर्माण किया गया है। केन बेतवा जो परियोजना है यह राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का दर्जा प्राप्त है, और इसके तहत जो बांध बनाया गया है वह बांध बनाया गया है दोधन बांध। दोधन बांध का निर्माण किया गया है, और किस नदी पर निर्मित है यह जो बेतवा नदी पर निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप महाद्वीप में निम्न में से कौन सा देश स्थित है। यूरोप महाद्वीप में स्थित देश हमें बताना है। तो यूरोप महाद्वीप में जो इनमें से देश स्थित है वो है एंटोनिया देश। कौन सा देश है, एंटोनिया देश। वहाँ की फिजी हमारे उत्तर सऊदी अरब एशिया में आता है, होंडुरास और फिजी जो हैं वह एशिया महाद्वीप के भाग हैं। अच्छा, एस्टोनिया की जो राजधानी है यह आपको कमेंट करके मुझे बतानी है कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा जब अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, जब अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है तो वह निम्न में से कौन सी झील को काटती है या फिर कौन सी झील को क्रॉस करती है, बीच में से गुजर जाती है। अब जिन्हें पता होगा कि विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, और यह विक्टोरिया झील कहाँ है, अफ्रीका में है, तो आंसर ए हो जाएगा। इजीली हमें आंसर मिल गया कि विक्टोरिया लेक जो है उससे भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है कि घड़ियाल मुख्य रूप से निम्न में से किस नदी में पाया जाता है। चंबल, गोदावरी, गंगा और यमुना। चंबल अभ्यारण्य जो कि भिंड और मुरैना में है, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, तो वहां पर घड़ियाल जो है पाए जाएंगे। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है हमें उस युग्म की पहचान करना है। एक तरफ कुछ स्थान और दिए हुए हैं, दूसरी तरफ देखते हैं क्या है। इडुक्की तापीय शक्ति ग्रह। देखिए इडुक्की, मुझे लगता है यही गलत है, क्योंकि इडुक्की तापीय शक्ति ग्रह ना हो करके जल विद्युत परियोजना है जो कि केरल के क्या है, इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर निर्मित है। जबकि सरियगिरी जल विद्युत परियोजना है, बिल्कुल ठीक है। घाट प्रभा एक सिंचाई परियोजना है, और रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी कि इससे सिंचाई और विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। नेक्स्ट है कि संथाल और मुंडा समुदाय मुख्य रूप से निवास करते हैं। संथाल और मुंडा जनजाति भारत में किस क्षेत्र में निवासरत हैं। तो संथाल और जो मुंडा का निवास स्थान है यह मुख्य रूप से पता होगा छोटा नागपुर का जो पठार क्षेत्र है, यानी कि झारखंड और उड़ीसा वाला कुछ क्षेत्र, पश्चिम बंगाल वाले जो क्षेत्र है वहां पर संथाल और मुंडा समुदाय निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो सूची दी हुई है। एक सूची में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जबकि दूसरी सूची में यह कौन से राज्य में है। ठीक है, तो चलिए हम सुमेलित करते हैं। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, मानस पता होगा आप सभी को असम में है, और नोकरेक मेघालय में है, और जबकि सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है, जो कि सिमलीपाल हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं। कौन से चक्रवात की बात की जा रही है, शीतोष्ण चक्रवात।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षणित होते हैं, यानी कि किसके द्वारा बनते हैं? वाताग्र, अपसारी पवन, शुष्क पवन या फिर उष्ण पवन, किसके द्वारा बनते हैं? तो यह बनते हैं शीतोष्ण चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में बनते हैं, और जबकि ये दक्षिणी गोलार्ध में कब? वर्ष भर उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये किसके द्वारा बनेंगे? यह बनेंगे वाताग्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है, यानी कि भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने नंबर का यह बड़ा रेलवे नेटवर्क है भारत विश्व में? तो यह चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है विश्व में भारत। ठीक, और अब सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क की बात भी कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, वह रेलवे नेटवर्क है अमेरिका का रेलवे नेटवर्क, नंबर 1 स्थिति पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली चीज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि चमड़ा उद्योग में रॉ मटेरियल के रूप में कौन सी चीज का प्रयोग किया जाता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए? रेजिन, म्यूसिलेज, लेटेक्स या फिर टैनिन। तो चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले टैनिन का प्रयोग किया जाता है उसे स्टेबलाइज करने के लिए या फिर उसे शुद्ध परिष्कृत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी हिमालय की माउंट एवरेस्ट है, लेकिन यह भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी नहीं है। तो हिमालय की भारत में सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, यह बताइए। तो भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है सिक्किम राज्य में स्थित कंचनजंगा सबसे ऊंची हिमालय श्रेणी की पर्वत चोटी है। अच्छा, भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह K2 है, जिसका एक और नाम है गार्डविन आस्टिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में MSC CDP योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में औद्योगिक क्षेत्रों को विकास के संदर्भ में सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, यानी कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस स्थान पर विकसित किया गया है। देखिए, फूड क्लस्टर जो बनाया गया है यह फूड क्लस्टर बड़ौदी शिवपुरी में बनाया गया है, और अपैरल क्लस्टर की बात करें तो यह इंदौर में है, तो विजयपुर इंदौर में। और नमकीन एवं एलाइड क्लस्टर जो बनाया गया है यह बनाया गया है रतलामी सेब जहां प्रसिद्ध हैं, करमदी रतलाम में, रतलाम के सेब काफ़ी प्रसिद्ध हैं, लोंग सेब, रतलाम के सेब। तो वहीं पर क्या बनाया गया है? नमकीन एवं एलाइड क्लस्टर। और रेडीमेड गारमेंट पार्क की जब बात आएगी तो वह कहाँ है? ग्वालियर में है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के हितार्थ यानी कि हित के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? महिला सुरक्षा योजना, उषाकरण योजना या फिर महिला स्वावलंबन योजना, महिला सशक्तिकरण योजना। कौन सी ऐसी योजना है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की रक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित की गई है? तो वह योजना है उषाकरण योजना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और यह योजना की शुरुआत हुई है 29 जून सन 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति राहत योजना का प्रारंभ कब किया गया या फिर कब आरंभ हुई? तो यह योजना आरंभ हुई वर्ष 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। गलत हमें कथन, यहाँ पे गलत स्टेटमेंट हमें चुनना है। यह एक मूल अधिकार है, बिल्कुल यह एक मूल अधिकार है। इसके बाद में एक्स पोस्ट फैक्टो कानून के खिलाफ संरक्षण केवल अपराध और नागरिक कानून के तहत उनकी सजा के लिए उपलब्ध हैं, यह भी सही है। ठीक, नहीं, पोस्ट फैक्टो की बात की गई है तो यह गलत है। पोस्ट फैक्टो कानून लागू नहीं होते अनुच्छेद 20 के दौरान। किसी अभियुक्त को रक्त या फिंगरप्रिंट देने के लिए कहना आत्मसुरक्षा के खिलाफ दी सुरक्षा का उल्लंघन नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है यह गलत स्टेटमेंट है अनुच्छेद 20 के तहत। एक्स पोस्ट फैक्टो कानून के विरुद्ध संरक्षण तात्पर्य क्या है? किसी व्यक्ति को केवल कानून के उल्लंघन पर ही अभियुक्त या दोषी ठहराया जा सकता है।
बाद में जब कानून बनने के लिए व्यक्ति को ना तो अभियुक्त दोषी है और ना ही अधिक जुर्माना लगाया जाता है। यानी कि इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि दोष सिद्धि के समय जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस समय जो कानून लागू थे केवल वही कानून के तहत उस व्यक्ति को सजा होगी। बाद में जो कानून बनाए गए हैं उनके तहत सजा नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में दल बदल विरोधी कानून के बारे में निम्नलिखित जो कथन है इन पर विचार करके सत्य कथन हमें बताना है। एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा यदि उसकी मूल राजनीतिक पार्टी दूसरे के साथ विलय करती है। यानी कि अयोग्य दल बदल विरोधी कानून जो है 52वीं संविधान संशोधन 1985 के तहत लेकर के आए गए थे। तो पहला तो सही है, नहीं ठहराएंगे यदि अगर कोई पार्टी है वह दूसरी पार्टी के साथ विलय हो जाती है। दूसरा है कि दोनों सदनों के अध्यक्ष के पास संबंधित सदन के सदस्य के अयोग्य होने पर निर्णय लेने की शक्ति होती है। बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है। ठीक है, यह कथन सही है। भारत सरकार का बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक और प्रतिभूतियों का प्रबंधन भी वह करेगा, यानी कि उसको मैनेज करेगा। ठीक, और प्रयोजन भी करता है। भारत सरकार कोष पत्र ट्रेजरी बिल जारी करता है। बिल्कुल सही है। ट्रेजरी जो बिल है वह किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें निम्नलिखित में से सुमेलित है। कौन कौन सुमेलित है? राजस्व घाटा किसे कहते हैं? इसके सामने क्या जो यह लिखा है यह सही है। राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता, यानी कि जो आय है उससे अधिक खर्च हो जाता है, तो इसे राजस्व घाटा कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा है सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर। इसमें हम उधार को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, उसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है। प्राथमिक घाटे की बात करें तो राजकोषीय घाटे में से यदि अगर ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो वह किस प्रकार का घाटा कहलाता है? वह कहलाता है प्राथमिक घाटा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में वेरिफिकेशन सुविधा उपलब्ध है। यानी कि पॉजिटिव पे मैकेनिज्म जो है उसमें वेरिफिकेशन की सुविधा जो उपलब्ध है उसे क्या कहते हैं? सिंगल वेरिफिकेशन, डबल वेरिफिकेशन या फिर ट्रिपल वेरिफिकेशन, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी कहते हैं कि पॉजिटिव पे मैकेनिज्म का उपयोग चेक वेरिफिकेशन के लिए की जाता है, जिसमें डबल वेरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध होती है ताकि किसी प्रकार की घोटाले, गड़बड़ी, फ्रॉड या फिर किसी प्रकार की आपको अर्थ हानि होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट है कि एनबीएफसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य कथन हमें चुनना है। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट जमा नहीं कर सकते हैं। एनबीएफसी भुगतान व निपटान प्रणाली का हिस्सा बन सकते हैं। एनबीएफसी स्वयं चेक जारी कर सकते हैं। देखिए, एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इनके बारे में जो सत्य कथन है वह है कि डिमांड डिपॉजिट जमा नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यह सही आंसर होगा। एनबीएफसी भुगतान हिस्सा बन सकते हैं, नहीं बन सकते, जबकि एनबीएफसी स्वयं चेक जारी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 105वां संविधान संशोधन विधेयक किस विषय से संबंधित है? 105वें नंबर का जो संविधान संशोधन अभी हाल ही में किया गया है और यह 2021 में किया गया है, यह किससे संबंधित है? राज्यों को पिछड़ा वर्ग सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है। काफी विवाद भी हुआ था इस पर। तो राज्यों को पिछड़ा वर्ग सूची बनाने का जो अधिकार दिया गया था, यह 105वें संविधान संशोधन 2021 के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा यह क्षेत्राधिकार दिया गया था। लेकिन क्या, हाँ, पहले क्या था, राज्य सरकारों को पिछड़ा वर्ग बनाने की अधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन इससे पहले क्या होता था, केंद्र सरकार के पास यह अधिकार था कि कौन सी जाति पिछड़ा वर्ग में आएगी। और अब 105वें संविधान संशोधन 2021 के द्वारा यह प्रावधान राज्यों को अधिकार दे दिया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पवन और संकर नीति कब लागू की गई थी? राष्ट्रीय पवन और संकर नीति जो लागू की गई थी, यानी कि हाइब्रिड नीति, कब लागू की गई थी? यह लागू की गई थी मई 2018 में
और इस नीति का मुख्य उद्देश्य है क्या आखिरकार? तो बड़े ग्रिड से जुड़े पवन और सौर फोटोवोल्टाइक हाइब्रिड प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए यह नीति बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? आंवला, आम, अनार या फिर अमरूद? एफएलटी नंबर 9 में भी हमने इस प्रश्न की बात की थी कि पके हुए आम में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। हालांकि आंवला, अनार, अमरूद में भी कुछ मात्रा में जो है विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने और कब की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वह खोज सभी को पता होगा 1897 में सर जे थॉमसन के द्वारा खोज की गई थी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? कौन सी चैंपियनशिप की बात की जा रही? राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन जो किया गया है, यह आयोजन किया गया है भारत की पहली अपने आप में यह योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप है और इसका आयोजन हुआ है भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ है? यह भुवनेश्वर है उड़ीसा राज्य में। क्वाइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एप्लीकेशन है क्वाइन डीसीएक्स और इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किए गए हैं वह नियुक्त किए गए हैं अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है इसका नाम बदलकर किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और इसकी स्थापना की गई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से वर्ष 1991-1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत सरकार के द्वारा जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, उन्हें एक पुरस्कार प्रदान किया गया है वर्ष 2021 में और वह पुरस्कार है पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यानी कि फेसबुक कंपनी का जो नाम किया गया है उसका व्यावसायिक नाम है वह व्यावसायिक नाम है मेटा, ऑप्शन नंबर बी। आपने देखा होगा सामान्यतः जो व्हाट्सएप है इसकी भी पेरेंट कंपनी कौन है? वह भी फेसबुक है। इंस्टाग्राम है इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? वह भी फेसबुक है। लेकिन फेसबुक का अभी जो पूरा अपना व्यवसाय का जाल बनाया है इस कंपनी का नाम उन्होंने किया गया है मेटा। जब भी आप ये एप्लीकेशंस ओपन करेंगे तो इनके इंट्रोडक्शन में आगे लिखा आएगा मेटा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान किसे दिया गया है? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार प्रदान किया गया है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है कंगना रनौत को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि हाल ही में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए नए जैविक प्रौद्योगिकी केंद्र का जो उद्घाटन है यह उद्घाटन किया गया है, कहाँ किया गया है बताइए? अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। प्रोजेक्ट जीरो, अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट जीरो चलाया जा रहा है और इसका संबंध किससे है? यानी किस कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट जीरो जो है लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है अमेजन कंपनी के द्वारा। और है क्या आखिरकार कि ये प्रोजेक्ट जीरो? तो ये प्रोजेक्ट जीरो जो है यह जीरो प्रोडक्ट ई कॉमर्स के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और असत्य कथन, देखिए नीचे लिखा हुआ है असत्य कथन का क्या करना है, हमें चुनाव करना है। किसके बारे में? भारत के चुनाव आयोग के बारे में। यह संसद, राज्य विधानमंडल व पंचायतों के चुनाव के लिए जिम्मेदार है। क्या यह संसद, राज्य विधानमंडल व पंचायतों के चुनाव के लिए जिम्मेदार है? इसके बाद में देखिए यह संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए तो जिम्मेदार है,
लेकिन पंचायतों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। कौन? भारत का चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग। यह प्रारंभ से 3 सदस्यीय निकाय है। जी नहीं, यह प्रारंभ में 1 सदस्यीय निकाय था। वर्ष 1993 से 1993 से यह 3 सदस्यीय निकाय हुआ है। अगला फैक्ट है कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत आयोग के पास राजनीतिक दल को पंजीकरण करने की शक्ति नहीं है। बिल्कुल गलत है यह भी। पंजीकरण कौन करता है राजनीतिक दल का? वह करता है भारत का निर्वाचन आयोग। तो तीनों ही कथन जो है गलत हैं, असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, या फिर कौन से कथन, युग्मों में से चुनाव करना है, कौन से कथन सही है। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, यह अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवाओं की भर्ती से संबंधित है। ठीक है, संबंधित है। सेवाओं का वर्गीकरण वेतन और सेवा शर्तों, कैडर प्रबंधन और प्रशिक्षण आयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए, ये जो है प्रशिक्षण आयोग द्वारा नियंत्रित, सेवा शर्तों, कैडर प्रबंधन, ये नहीं किया जाता। तो केवल एक जो है वह क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत कथन चुनना है। किसके बारे में? राष्ट्रीय, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। इसके पदेन सदस्यों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष शामिल होते हैं। बिल्कुल हाँ, शामिल होते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नियुक्त मुख्य आयुक्त इसके पदेन सदस्य होते हैं। बिल्कुल होते हैं। गैर न्यायिक सदस्यों में महिला का होना अब अनिवार्य कर दिया गया है। बिल्कुल हाँ जी, अनिवार्य जो है वह कर दिया गया है। और अध्यक्ष सदस्यों और पदेन सदस्यों को मिलाकर कुल 15 सदस्य नहीं होते हैं। कुल मिलाकर के जो है वह 12 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 जो हैं वह पदेन सदस्य होते हैं और 7 जो हैं वर्तमान में 5 पदेन सदस्य होते हैं, और इसमें 7 जो सदस्य हैं यह अध्यक्ष पदेन होते हैं डायरेक्टली। ठीक, 12 सदस्यों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग या कोई सतर्कता आयुक्त किसको संबोधित अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। देखिए, जो भी इनकी नियुक्ति करेगा त्याग पत्र भी उसे ही प्रदान किया जाएगा। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो त्याग पत्र किसको संबोधित होगा? राष्ट्रपति को ही संबोधित होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो पहले अध्यक्ष थे वह अध्यक्ष बनाए गए थे, ऑप्शन नंबर बी, लोकेश्वर सिंह पंत या फिर लोकेश्वर सिंह, 2010 में। नेक्स्ट कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम परीक्षा के समय आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और पहली परीक्षा आयोजित की गई थी वर्ष 1958 में, उस समय डी.बी. रेंगे जो थे वह कौन थे? आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि राज्य के महाधिवक्ता का कार्य क्या होता है। जो राज्य में महाधिवक्ता नियुक्त किए जाते हैं, इन महाधिवक्ता का जो कार्य है कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना, संविधान द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करना और राज्यपाल द्वारा आवंटित किए गए कुछ कानूनी कार्य करना। तो उपरोक्त तीनों ही जो कार्य हैं ये किसके हैं? राज्य के महाधिवक्ता के हैं। इसके बाद है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का जो गठन है यह किया गया था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत, लेकिन 2005 में नहीं किया गया था, यह किया गया था वर्ष 2007 में, 2 साल बाद। नेक्स्ट है कि राज्य महिला आयोग का गठन, राज्य महिला आयोग का जो गठन है यह कब किया गया था। तो मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के तहत राज्य में महिला आयोग का गठन 23 मार्च सन 1998 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये है राज्य महिला आयोग। और राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन किया गया था, यह गठन किया गया था वर्ष 1992 में
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत। ठीक है।